नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का उड़ान द फ्लाई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हमारा नाम सुरेश धर दुबे और हम आप लोगों के साथ ज्योग्राफी सब्जेक्ट पर डिस्कशन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हमने इंडियन ड्रेनेज सिस्टम पर चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत जो हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम है उसके तहत जो सबसे पहली नदी थी गंगा और उसकी सहायक नदियाँ, उसके बारे में डिटेल में हम लोगों ने अध्ययन किया। उसके बाद जो हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम की दूसरी महत्वपूर्ण नदी है ब्रह्मपुत्रा, उस पर भी हम लोगों ने डिटेल में अध्ययन किया। आज जो हमारे अध्ययन का विषय है वह भी हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम की जो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी है सिंधु नदी तंत्र, उस पर आज हम डिस्कशन करेंगे। तो आइए आज हम इंडस जो रिवर सिस्टम है उसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं कि जो सिंधु नदी है और इसकी जो सहायक नदियां हैं ये कहाँ से निकलती हैं, कहाँ पर यह जा कर के मिलती हैं और इस पर कौन कौन से प्रमुख डेवलपमेंट किए गए हैं, क्यों वो चर्चा में हैं। इन सभी प्रमुख बिंदुओं का हम लोग डिस्कशन करेंगे आज के क्लास में। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंडस रिवर सिस्टम, सिंधु नदी तंत्र। तो ध्यान रखिएगा, ये जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी और सिंधु नदी तंत्र में थोड़ा अंतर है। नदी तंत्र का मतलब होता है कि मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों को मिला करके जो पूरा क्षेत्र डेवलप होता है उसको हम कहते हैं रिवर सिस्टम। जब नदी और उसकी सहायक नदियों को मिला देते हैं तो रिवर सिस्टम हो जाता है, और जब केवल एक नदी की बात की जाती है तो वह केवल नदी रहेगी। तो यहाँ पर हम इंडस रिवर सिस्टम की बात कर रहे हैं और फिर इसी में हम इंडस नदी के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो आइए देखते हैं सिंधु नदी तंत्र के बारे में। एक संक्षेप में पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं, फिर डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो आपको इस मैप से आप परिचित ही होंगे। यह मैप भारत का है और यहाँ पर देख रहे हैं कि यह सिंधु नदी का एक इमेज है। और ये सिंधु नदी जो है ये निकलती कहाँ से है, तो अगर हम बात करें तो सिंधु नदी जो निकलती है यह तिब्बत के पठार से निकलती है और यहाँ पर जो स्थान है वह है मानसरोवर झील। तो मानसरोवर झील से निकलती है और बीच में दो तीन दर्रे आते हैं, जैसे जाराला है, चार्डिंगला है। तो इन दर्रों से होकर के यह नदी आगे बढ़ती है और भारत के सिर्फ जो जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है वहाँ पर एक ज़िले से होकर के गुजरती है और वह ज़िला है लेह। तो आगे उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो इमेज है यह भारत का वास्तविक इमेज जो वर्तमान में टेरिटरी है उसकी बात कर रहे हैं, जबकि भारत जो है पूरा अपना क्लेम कहाँ तक करता है, पूरा ऊपर तक करता है। ये मानचित्र अधूरा है, पूरा नहीं नजर आ रहा है। तो यहाँ पर यह नदी निकलती है और अफगानिस्तान के कुछ पार्ट को टच करती है। टच क्या करती है, बल्कि कह सकते हैं कि सहायक नदियाँ आती हैं अफगानिस्तान से और पाकिस्तान होते हुए यहाँ पर अपने जल का विसर्जन करती है। और जहाँ पर अपने जल का विसर्जन करती है उसको हम कहते हैं मकरान तट। इसी यहाँ पर सिर्फ एक नदी दिखाई गई है जिसको नाम है सिंधु, लेकिन इसी इमेज को जब इसमें देखा जाता है तो यहाँ पर दो तीन नदियाँ हैं। एक नदी यहाँ पर देख रहे हैं, मुख्य नदी तो सिंधु है और सिंधु की 5 प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, जिसमें झेलम है, चेनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है। ये सब नदियाँ जब इस सिंधु नदी में मिल जाती हैं तो उससे जो सिस्टम बनता है उसी को हम कहते हैं इंडस रिवर सिस्टम। लेकिन इसको थोड़ा भारत के मानचित्र के या भारत के परिप्रेक्ष्य में देखना ज़्यादा प्रासंगिक होगा, क्योंकि वहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो इसी को आप थोड़ा लार्ज मैप में भी देख लीजिए। वैसे ये भारत का ही मैप है, लेकिन फिर भी लार्ज मैप में देखना ज़रूरी है, क्योंकि जब लार्ज मैप में देख लेंगे तो आपको इस पर जो अस्पष्टता है थोड़ा और क्लियर हो जाएगी। तो ये देखिए भारत का पूरा मानचित्र है, ये फिजिकल है और ये पॉलिटिकल है। तो यहाँ पर हम कहते हैं
जो मानसरोवर झील है, इस मानसरोवर झील से ही निकलती है कौन सी नदी? सिंधु नदी यहाँ से निकलती है। और यहाँ पर देख रहे हैं, वैसे एक्चुअल जो मैप है भारत का वो देखिए यहाँ तक है। कहाँ तक है? पूरा यहाँ तक है जो हम लोग भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन दिखाता कहाँ तक है? यहाँ तक। क्यों? क्योंकि ये जो है पीओके वाला एरिया है और ये कौन है? अक्साई चीन है। तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी जब हम सियाचिन की बात करेंगे और कराकोरम दर्रे की बात करेंगे, क्योंकि नदी है तो उसको भी समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर सिंधु नदी जो निकलती है मानसरोवर झील से, यह जम्मू कश्मीर की एक ज़िले से सिर्फ क्रॉस करती है, और वह ज़िला कौन सा है? लेह। क्रॉस करने के बाद यह चली जाती है कहाँ पर? पाकिस्तान में। और यहाँ पर जिस तट पे अपने जल का विसर्जन करती है उस तट का नाम है मकरान तट। तो ये बातें तो स्पष्ट हो गई हैं। इसी को आप इस इमेज में देख सकते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर ये इमेज पूरा है कंप्लीट, यहाँ तक पूरा भारत है, जबकि यहाँ पर यहाँ देखिए यहाँ पे ही इमेज ये दिखा रहा है, बाकी चीज़ें कट गई हैं। क्यों? क्योंकि इधर अक्साई चीन है और इधर कौन है? पीओके है। और जबकि यहाँ पर भारत अपना पूरा ये टेरिटरी मानता है कि भारत पूरा यहाँ तक है। तो यही जो सिंधु नदी है इसी लेह जिले से होकर के गुजरती है, यहाँ से होकर के ऐसे गुजरती है, और किसी जिले से नहीं गुजरती है, केवल लेह जिले से गुजरती है। तो ये बातें तो स्पष्ट हो गई होंगी। और यहीं पर एक काफ़ी महत्वपूर्ण एरिया है जिसका नाम है सियाचिन। क्या नाम है? सियाचिन। तो इसकी चर्चा आगे हम करेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं, यह स्थान जो है इसका नाम है सियाचिन है, इसकी चर्चा होगी। और यहीं पर एक दर्रा है जिसका नाम है कराकोरम है। तो आगे जब आवश्यकता पड़ेगी तो हम देखेंगे कराकोरम दर्रा और सियाचिन। लेकिन अभी तो बस एक इमेज में देख लीजिए कि सिंधु नदी कहाँ पर है, और इसी नदी तंत्र के बारे में आज हमें अध्ययन करना है कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, उनकी सहायक नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, फिर इनसे संबंधित जो प्रमुख डेवलपमेंट है वो क्या क्या हैं, उस पर हमें अध्ययन करना है। तो आइए सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र का एक सामान्य परिचय लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं, और उसमें हम सबसे पहले कुछ थ्योरेटिकल पार्ट देख लेते हैं। और उसमें ये है कि जो सिंधु नदी तंत्र का संग्रहण क्षेत्र है, यानी जो टोटल एरिया यह कवर करता है, वह कितना है? 11.65 लाख हैं किलोमीटर स्क्वायर, जबकि गंगा नदी का एरिया आपने देखा था काफ़ी कम है। और यहाँ पर जो लंबाई है टोटल इसकी वह 2880 किलोमीटर है, जबकि भारत में पूरा नहीं है। इसका कुछ एरिया तिब्बत में है, कुछ एरिया पाकिस्तान में है, कुछ एरिया भारत में है, लेकिन टोटल लेंथ कितनी है? 2880। जैसे गंगा की 2525 थी। लेकिन भारत में जो इस नदी तंत्र का हिस्सा आता है उसका एरिया कितना है? 3.21 किलोमीटर स्क्वायर। इतना एरिया भारत के टेरिटरी में आता है। बाकी एरिया कहाँ पर है? या तो पाकिस्तान में है या तो तिब्बत में है। लेकिन इस नदी तंत्र में जो सहायक नदियाँ हैं, चूँकि ये नदी भारत में भी गुजरती है और पाकिस्तान से भी गुजरती है, तो इसलिए इसके जल पर अधिकार भारत का भी है और पाकिस्तान का भी है। और इसी दृष्टिकोण से दोनों देशों के बीच में कोई विवाद ना हो, इसके लिए एक समझौता किया गया है जिसका नाम है सिंधु जल संधि 1960। इसके अंतर्गत जो पश्चिम की 3 नदियां हैं, वैसे सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियां मिलकर के 6 नदियां बनती हैं। इसमें से 3 नदियों का जो जल है उसका ज़्यादा मात्रा उपयोग कौन करेगा? पाकिस्तान। जो शेष 3 नदियां हैं उसका ज़्यादा मात्रा में उपयोग कौन करेगा? भारत करेगा। ऐसा नहीं है कि वो 3 नदियां पूरी तरीके से केवल पाकिस्तान करेगा और इधर की 3 नदियों का उपयोग पूरी तरीके से भारत करेगा, ऐसा नहीं है। यानी जो परसेंटेज ऑफ यूज है जो पाकिस्तान के लिए हैंडओवर की गई है उसका ज़्यादा इस्तेमाल कौन करेगा? पाकिस्तान। और जो भारत के सेंस में है उसका ज़्यादा इस्तेमाल कौन करेगा? भारत। लेकिन उसका इस्तेमाल पाकिस्तान भी करेगा, ऐसा नहीं। तो यहाँ पर वही बात की गई है कि जो पश्चिम की 3 नदियाँ हैं, यानी यहाँ पर अगर आप इमेज में देखें तो यहाँ पर जो सिंधु नदी ये गुजर रही है, ये जो सिंधु नदी है, इस सिंधु नदी के साथ साथ यहाँ पर जो एक सहायक नदी है झेलम और एक कौन है? चेनाब।
ये 3 नदियों का जल ज़्यादातर कौन इस्तेमाल करेगा? पाकिस्तान। शेष जो 3 नदियाँ जिसमें कौन है? एक का नाम है रावी और एक का नाम यहाँ पे है ब्यास और एक का नाम है सतलज। इन 3 नदियों का इस्तेमाल कौन करेगा? भारत करेगा। यह इसी सिंधु जल संधि 1960 में डिसाइड किया गया था कि सिंधु, झेलम और चेनाब का इस्तेमाल पाकिस्तान, जबकि रावी, ब्यास और सतलज का इस्तेमाल कौन करेगा? भारत करेगा, बहुतायत मात्रा में। एकाधिकार नहीं यहाँ पे है, ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पर है गिलगिट जो नदी है। कौन सी नदी? जो गिलगिट नदी है, यह पीओके, जम्मू कश्मीर, नंगा पर्वत के उत्तर लद्दाख श्रेणी को काट करके दुनिया का सबसे गहरा गार्ज बनाती है। आपको पता है कि जो ब्रह्मपुत्रा नदी थी वह भी एक गार्ज बनाती जिसका नाम था कोरबा गार्ज। और कहाँ पे बनाती थी? जो नामचा बरवा श्रेणी थी हिमालय की, उसमें बनाता है। उसी प्रकार जो सिंधु नदी है यह भी एक गार्ज बनाती है जिसका नाम है बुंजी गार्ज। क्या नाम है? बुंजी गार्ज है, जिसका निर्माण यह करती है। लेकिन यह किस श्रेणी में करती है? ये बुंजी है, ध्यान रखिएगा, ये बुंजी गार्ज है। बुंजी गार्ज का निर्माण करती है, लेकिन किसको काट के करती है? जो लद्दाख की श्रेणी है। जब हम हिमालय पढ़ेंगे तो वहाँ पर सारी श्रेणियाँ स्पष्ट हो जाएंगी। हिमालय में मुख्य रूप से 3 श्रेणियाँ हैं, लेकिन एक चौथी श्रेणी है जिसका नाम है ट्रांस हिमालय। और उस ट्रांस हिमालय के 3 पार्ट हैं, एक का नाम है कराकोरम, एक का नाम है लद्दाख और एक का नाम है जास्कर। तो उसी ट्रांस हिमालय की जो लद्दाख वाली श्रेणी है, उसी लद्दाख की श्रेणी को काट करके जो नदी आती है वह नदी है गिलगित। और वहीं पर सिंधु नदी क्या करती है? एक गार्ज बनाती है जिसका नाम है बुंजी गार्ज। ध्यान रखिएगा, बुंजी गार्ज किस नदी के द्वारा बनाया जाता है? सिंधु नदी के द्वारा। लेकिन कहाँ पर? जहाँ पर इस सिंधु की सहायक नदी जो गिलगित है आकर के मिलती है, वहाँ पर लद्दाख श्रेणी को काटने के पश्चात बनता है, जिसका नाम क्या है? बुंजी गार्ज। तो ठीक है, अगला जो प्रमुख बिंदु है, चूंकि अगर कहा गया कि बुंजी गार्ज दुनिया का सबसे गहरा गार्ज है जिसका टोटल गहराई करीब करीब 5200 मीटर है। कितना है? यह है 5200 मीटर, यह गहरा है, काफ़ी ज़्यादा इसकी गहराई है। तो ये भी प्रश्न उठता है कि दुनिया का सबसे बड़ा गार्ज कौन है? बड़ा मतलब पूरे आयतन की बात होती है। तो वहाँ पर जो सबसे बड़ा गार्ज है उसका नाम है ग्रैंड कैनियन। एरिया की बात कर रहा है कि ग्रैंड कैनियन का एरिया सबसे ज़्यादा है, जबकि बुंजी गार्ज की गहराई, डेप्थ बहुत ज़्यादा है। तो यह ग्रैंड कैनियन जो है विश्व का सबसे बड़ा कैनियन है। और यह कहाँ पर है? यह कोलोराडो नदी के द्वारा बनाई जाती है, जो यूएसए की एक प्रमुख नदी है, उसका नाम क्या है? कोलोराडो। और वहाँ पर यह ग्रैंड कैनियन बनाया जाता है जो विश्व का सबसे बड़ा कैनियन है। और जो अगला प्रमुख चीज़ है वो यही है कि जो सिंधु नदी है यह भारत में जो प्रवेश करती है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह भारत में जब प्रवेश करती है तो उसका नाम है दम चौक। क्या नाम है? उसका नाम है दम चौक। लेकिन जहाँ से वो पाकिस्तान में प्रवेश करती है उसका नाम है चिल्लास। क्या नाम है? चिल्लास। यानी यहाँ से देखेंगे यह पाकिस्तान में एंट्री कर जाती है। पहले भारत, तिब्बत से आ रही तो पहले भारत में जहाँ पर एंट्री करती उसका नाम कभी कभी पूछ ले तो उसका नाम है दम चौक। और जहाँ से यह पाकिस्तान में एंट्री करती उसका नाम क्या है? चिल्लास। तो यह कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थे जो सिंधु नदी तंत्र से संबंधित था, तो उसके बारे में हमने देख लिया। अब इसी से संबंधित कुछ द्वाब बनते हैं। क्या बनते हैं? कुछ द्वाब बनते हैं। उन द्वाबों पर हमें चर्चा करनी है। वैसे बेसिक इन्फॉर्मेशन हम आपको यही दे देते हैं कि जो सिंधु नदी है ये जहाँ से निकलती है, यह मानसरोवर तो झील है। यह मानसरोवर झील कैलाश श्रेणी पर पाया जाता है। कैलाश श्रेणी जो है कराकोरम का ही एक विस्तृत रूप है। कराकोरम ट्रांस हिमालय का पार्ट है। तो ध्यान रखिएगा, हम यूँ कह सकते हैं ट्रांस हिमालय के कराकोरम श्रेणी का कैलाश रेंज, और इस कैलाश रेंज में है मानसरोवर। और इस मानसरोवर के जिस स्थान से यह नदी निकलती है उसका नाम है सिंधी। क्या नाम है? सिंधी खबाब। आगे नाम लिख देंगे इसका, सिंधी खबाब और गारतंग, 2 नाम है, सिंधी खबाब और हम कह सकते हैं गारतंग से यह नदी निकलती है।
जो झेलम नदी है, जो दूसरी मतलब पहली इसकी प्रमुख सहायक नदी है, वह अनंतनाग बेरी नाग से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अनंतनाग बेरी नाग से निकलती है, जम्मू कश्मीर में है। जो इसकी दूसरी सहायक नदी है जिसका नाम है चेनाब, वह बारालाचा दर्रे से निकलती है। बारालाचा दर्रा किस हिमालय का पार्ट है वो भी हम आगे डिस्कशन कर लेंगे जब हिमालय पढ़ेंगे तो। फिर आगे जो है राबी और ब्यास दोनों एक ही स्थान से निकलती है, उसका नाम है रोहतांग दर्रा। जो सतलज नदी है यह भी यहीं से निकलती है। ध्यान रखिएगा, ये देखो सतलज का है, तो लगभग सतलज नदी और सिंधु नदी का जो वर्जिन है, जो उत्पत्ति का स्थान है वह एक ही है। और यह जहाँ से निकलती है इसका नाम है राकस ताल। क्या नाम है? राकस ताल। और यह भी मानसरोवर के पास में ही है। तो मानसरोवर से 3 नदियाँ निकलती हैं। एक जो इधर चली गई उसका नाम तो ब्रह्मपुत्रा है, एक जो इधर से गई उसका नाम सिंधु है, और एक जो तीसरी है वह सिंधु की सहायक है, इसका नाम है सतलज। यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि जो इसकी चेनाब नदी है, कौन सी नदी है? चेनाब, जो सहायक है इस सिंधु की, वह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। लेकिन जो सतलज है वह सिंधु की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह भी चीज़ ध्यान रखना है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि 2 नदियों के बीच में कुछ द्वाब हैं। क्या हैं? कुछ प्रमुख द्वाब हैं, इसलिए उनका नाम भी आपको जानना चाहिए, जिसको हम कहते हैं प्रादेशिक विभाजन। तो बेसिक तो हो गया कि सिंधु नदी और सिंधु की 5 सहायक नदियाँ। 5 सहायक नदियों में सबसे पहली है झेलम, दूसरी है चेनाब, तीसरी राबी, चौथी ब्यास और 5वीं सतलज। क्रम से हैं झेलम, चेनाब, राबी, ब्यास और सतलज। जिसमें सबसे बड़ी कौन है? चेनाब। दूसरी सबसे बड़ी कौन है? उसका नाम है सतलज। तो इस प्रकार ये सिंधु और सिंधु की 5 सहायक नदियाँ मिल करके सिंधु नदी तंत्र का निर्माण करती हैं। और इन 5 सहायक नदियों के आधार पर ही जिस क्षेत्र का निर्धारण होता है उसको कहते हैं पंजाब। क्या कहते हैं? पंजाब। तो यह भी ध्यान रखिएगा, इन 5 नदियों को मिला करके जो क्षेत्र बनता है उसको हम क्या कहते हैं? पंजाब। तो यहाँ तक तो बातें स्पष्ट हो गई होंगी। अब कुछ और स्थान है, जैसे ये पहला आता है कि जहाँ पर झेलम और चेनाब मिलती हैं नदियाँ, उसको किस नाम से कहते हैं। फिर जहाँ पर राबी और चेनाब मिलती है उसको किस नाम से जानते हैं। जहाँ पर ये चेनाब और सतलज मिलती है उसको किस नाम से जानते हैं। जहाँ पर ये ब्यास नदी सतलज से मिलती है उसको किस नाम से जानते हैं। और जहाँ पर ये सभी नदियाँ संयुक्त रूप से मिलती हैं उसको किस नाम से हम जानते हैं। तो ये नाम भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। वैसे जहाँ पर यह झेलम नदी आकर के चेनाब में मिलती है, क्योंकि पहली सहायक तो झेलम ही है, और झेलम जहाँ पर आके चेनाब से मिलती है उसका नाम अगर हम बात करें तो उसको हम कहते हैं ट्रिम्पू। क्या कहते हैं? ट्रिम्पू पहला स्थान है जहाँ पर झेलम आके चेनाब में मिलती है। फिर दूसरा, यह जब चेनाब आगे बढ़ती है तो इसमें आकर के राबी मिल जाती है। कौन मिल जाती है? राबी मिल जाती है। तो जहाँ पर राबी मिलती है उसका नाम होता है रंगपुर। क्या नाम होता है? रंगपुर होता है। फिर यह नदी जब चेनाब आगे बढ़ती है तो यहाँ सतलज में आकर के मिल जाती है। तो जब सतलज में आकर के मिलती है, जिस स्थान पे मिलती है उसका नाम होता है पंज नद। क्या नाम होता है? पंज नद। यानी 5 नदियाँ यहाँ पर आके मिल गई। कौन कौन सी? अरे इधर झेलम है, चेनाब है, राबी है, सतलज, और सतलज में ऑलरेडी ब्यास मिली हुई है, तो इसलिए इस स्थान का नाम क्या है? पंजनद है। और जहाँ पर यह ब्यास नदी आके सतलज में मिलती है उस स्थान का नाम क्या है? हरिके बैराज। क्या नाम है? हरिके बैराज। क्या नाम है? हरिके बैराज। तो यह ध्यान रखिएगा। और साथ में यह सभी नदियां जहां पर आके सिंधु में मिलती हैं, अब संयुक्त रूप से सब नदियां कहां पे आके मिलती हैं? सिंधु में मिलती हैं। और उस स्थान का नाम है मिठनकोट। क्या नाम है? उसका नाम है मिठनकोट। तो यह कभी कभी आपसे नाम पूछा जा सकता है कि झेलम नदी चेनाब में कहाँ पे आके मिलती है? तो टिम्पू के पास। फिर
चेनाब नदी में रावी कहाँ के मिलती है? तो रंगपुर। हमने एक और रंगपुर की बात किया था जब ब्रह्मपुत्रा पढ़ रहे थे, आपको याद होगा, यह बांग्लादेश में था जहाँ पे आके तिस्ता नदी मिल रही थी, लेकिन एक रंगपुर यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर रंगपुर है, और जहाँ पर ब्यास आकर के सतलज में मिलती है उसका नाम है हरिके बैराज। लेकिन जहाँ पर यह चेनाब नदी आके सतलज में मिलती है उसका नाम है पंजनद, और जहाँ पर ये सभी नदियाँ आकर के संयुक्त रूप से मिलती हैं उसका नाम क्या है? मिठनकोट। तो यह इन नदियों का मिलन बिंदु है, और सभी नदियों की उत्पत्ति कहाँ कहाँ से हुई है हमने संक्षेप में देख लिया कि सिंधु नदी कहाँ से निकली है? सिंधी खबाब गारतंग से। झेलम कहाँ से निकलती है? अनंतनाग वेरीनाग से। चेनाब कहाँ से निकलती है? बारालाचा दर्रा से, जो हिमाचल प्रदेश में है। फिर हम बात करते हैं रावी कहाँ से निकलती है, तो रावी और ब्यास दोनों एक ही जगह से निकलती है जिसका नाम है रोहतांग दर्रा। सतलज जहाँ से निकलती है उसका नाम है राकसताल, ये भी मानसरोवर के पास में ही है, ट्रांस हिमालय का ही पार्ट है और तिब्बत की टेरिटरी में आता है। तो ये कुछ प्रमुख बिंदु थे जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब इसी से संबंधित हम आगे कुछ देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ आपको द्वाब मिलेंगे। क्या मिलेंगे? द्वाब मिलेंगे, लेकिन यह इमेज थोड़ा छोटा हो जाएगा, इसलिए उसको हम एक अलग से स्लाइड में ही बना दिए हैं। आप उसको एक बार विजुलाइज कर लीजिए कि क्या है, कैसे है, आपको चीज़ें और स्पष्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पर वही चीज़ें हैं, लेकिन अभी क्या है, हाथ से बनाया गया है जिससे आपको समझने में थोड़ी सुविधा हो जाए, बस इसीलिए इसको बनाया गया है। और चूँकि यहाँ पे बनाते तो एक यही समस्या होती राइटिंग की, राइटिंग स्किल उतनी अच्छी होती नहीं कि जितना आप यहाँ पे पढ़ ले जाएं, इसलिए बना बनाया आपको इमेज दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमने कहा कि जो मानसरोवर है ट्रांस हिमालय में कैलाश श्रेणी पर, वहीं से एक नदी निकलती जिसका नाम है सिंधु नदी। और यह सिंधु नदी देख रहे हैं दम चौक के पास से भारत में प्रवेश करती है। कहाँ से भारत में प्रवेश करती है? दम चौक से। और कहाँ से यह पाकिस्तान में प्रवेश करती है? चिल्लास के निकट से। पहला पॉइंट, निकलती कहाँ से? सिंधी खबाबा और गारतंग से। इसकी जो सबसे पहली सहायक नदी है प्रमुख, वो कौन है? यह झेलम है। और यह कहाँ से निकलती है? देख रहे हैं अनंतनाग और वेरीनाग से निकलती है। और यह चेनाब नदी में आकर के मिल जाती है। और चेनाब नदी कहाँ से निकलती है? बारालाचा दर्रे से निकलती है। यह बारालाचा दर्रा कहाँ पे है? तो ग्रेट हिमालय का जो विस्तार हिमाचल प्रदेश में है वहाँ पर जो दर्रा है उसको कहते हैं बारालाचा दर्रा। उसके बारे में विशेष जानकारी हम कहाँ पे देंगे? हिमालय वाले टॉपिक में देंगे। तब तक के लिए आप वेट करिए, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो ये मानिएगा कि यह बारालाचा हिमाचल प्रदेश में है जो ग्रेट हिमालय का पार्ट है। तो यह झेलम नदी जहाँ पर आकर के चेनाब में मिलती है उसको कहते हैं हम क्या? ट्रिम्मू, ट्रिम्पू कहते हैं इसे। और कभी कभी ट्रिम्मू भी मिल जाता है, तो इस पर आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक बिंदु पे आपकी कन्फ्यूजन हो सकती है कि सर झेलम आके चेनाब में मिली कि चेनाब जाके झेलम में मिली, चेनाब जाके सतलज में मिली कि सतलज जाके चेनाब में मिली, क्या वो वास्तविक नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो नामकरण होता है यह इस आधार पर होता है कि जिस नदी की बेसिन गहरी होती है उसके आधार पर नाम होता है। जैसे इधर से झेलम आ रही है तो झेलम का बेसिन चेनाब की तुलना में छिछला है। झेलम क्या, चेनाब क्या है? गहरी बेसिन की है। तो जब चेनाब की बेसिन गहरी है तो ये माना जाएगा कि झेलम आके चेनाब में मिल गई। और जब ये चेनाब आगे बढ़ी तो सतलज में जाके मिल गई। क्यों? क्योंकि सतलज की बेसिन चेनाब से भी क्या है? गहरी है। तो कहा जाएगा कि चेनाब आगे किस में मिल गई? सतलज में। और जब सतलज आगे बढ़ी तो अब ये नहीं कहेंगे कि सिंधु आके सतलज में मिल गई, बल्कि हम यूँ कहेंगे कि सतलज जाके किस में मिल गई? सिंधु में मिल गई, क्योंकि सिंधु की बेसिन अब सतलज की तुलना में क्या है? गहरी है। तो जिसकी बेसिन गहरी होती है उसी नाम से नदी आगे बढ़ने लगती है। तो बात तो स्पष्ट हो गई होगी। जैसे गंगा और यमुना, तो गंगा प्रमुख नदी है, यमुना क्या है? उसकी सहायक है। क्यों? क्योंकि यमुना का बेसिन छिछला है और गंगा का बेसिन गहरा है।
जिसका अपवाद आप इलाहाबाद में देखते हैं। अपवाद नहीं बल्कि क्या है कि यहाँ पर जो अवसाद हैं गंगा में ज़्यादा है और यमुना में अवसाद मोटा है, इसलिए उसको रेत के रूप में क्या करते हैं व्यापारी वर्ग निकाल लेते हैं, इसलिए उसकी बेसिन गहरी नज़र आती है, जबकि वास्तव में गहरी किसकी है, गंगा की। तो वैसे यहाँ पर है, जो प्रमुख नदी होती है उसकी बेसिन गहरी होती है और जो उसकी सहायक होती है उसकी बेसिन छिछली होती है। इसी आधार पर ये नामकरण होता है। तो यहाँ पर झेलम जहाँ से निकलती है उसका नाम है अनंतनाग बेरीनाग, और यह ग्रेट हिमालय में ही है, जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। अगर आपसे कहा जाए कहाँ पर है तो यह जम्मू एंड कश्मीर में है। फिर ये जहाँ से निकलती है चेनाब, बारालाचा हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है, ये भी ग्रेट हिमालय का पार्ट है। फिर आप देख रहे हैं कि जो रावी और ब्यास नदियाँ हैं ये जहाँ से निकलती हैं इसका नाम है रोहतांग दर्रा, और यह भी ध्यान रखिएगा हिमाचल प्रदेश में ही है। कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में ही है, लेकिन यह जो है ग्रेट हिमालय का पार्ट नहीं है बल्कि किसका पार्ट है, लघु हिमालय का पार्ट है। तो हम आगे देखेंगे यह लघु हिमालय का पार्ट है। यहाँ से दो नदी निकलती है, एक का नाम रावी है और एक का नाम ब्यास है। जो रावी है यह आगे बढ़ती है तो कहाँ पे जा कर के यह मिलती है, चेनाब में। पहले तो झेलम आके मिल गई चेनाब में, तो जहाँ पर मिली उसका नाम ट्रिमू है, लेकिन जहाँ पर रावी आकर के मिलती है चेनाब में उसका जो नाम, उसका नाम है रंगपुर। क्या नाम है, रंगपुर। और ये जो ब्यास है ये जहाँ पर मिलती है आकर के सतलज में, उसका नाम है हरिके बैराज। ठीक है। और यह नदी जब सतलज आगे बढ़ती है तो इधर से आने वाली जो चेनाब है यह जहाँ पर मिलती है इसका नाम है पंजनद। और इस प्रकार अब सभी नदियों का जल लेकर के जो सतलज नदी है वह जाकर के किस में मिल जाती है, सिंधु नदी में मिल जाती है। और जिस स्थान पर मिलती है उसका नाम क्या है, मिठानकोट है। ध्यान रखिएगा ट्रिमू भी पाकिस्तान में है, यह भी पाकिस्तान में है, और यह भी पाकिस्तान में है, यह भी पाकिस्तान में है। यह जो है भारत में है। ये कहाँ पे है, भारत में है। बाकी सब कहाँ पे हैं, पाकिस्तान में है। जो मिलन बिंदु है उसकी बात की जा रही है। और इसी में एक बात ये भी महत्वपूर्ण है कि चूंकि दो नदियों के बीच के क्षेत्र को द्वाब कहते हैं, लेकिन इन पांचों नदियों के द्वारा जो क्षेत्र बना है उसका नाम पंजाब है। इसका कुछ सेक्शन भारत में है और कुछ सेक्शन कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। जो भारत में है उसका नाम क्या रहेगा, अब देखो इस हिसाब से पंजाब है तो पंजाब का ये पूर्वी हिस्सा और ये पश्चिमी हिस्सा। तो पंजाब, पाकिस्तान में इसका नाम ही है वेस्ट पंजाब। क्या नाम रहेगा, वेस्ट पंजाब। जबकि पाकिस्तान के दृष्टिकोण से ये पूर्व में है, लेकिन पंजाब के दृष्टिकोण से क्या है, पश्चिम में है, तो इसका नाम है वेस्ट पंजाब। और ये जो भारत का पंजाब, इसका नाम है पंजाब। पंजाब एक राज्य है। तो ऐसी पांचों नदियों के द्वारा बनाया गया जो मैदान है उसी को हम कहते हैं पंजाब। लेकिन दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको कहते हैं द्वाब। क्या कहते हैं, द्वाब। तो यहाँ पर सिंधु और झेलम के बीच का जो द्वाब है इसका नाम है थाल द्वाब। क्या नाम है, थाल द्वाब, या इसी को कहते हैं सिंधु सागर। तो देखिए यहाँ पर यह है थाल द्वाब, या इसी को हम कहते हैं सिंधु सागर। यह एक द्वाब है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि थाल द्वाब या सिंधु सागर द्वाब किस किस नदी के बीच में निर्मित है, तो उसका नाम होगा सिंधु और झेलम। फिर यहाँ पर इसी प्रकार झेलम और चेनाब के बीच में भी एक द्वाब है जिसका नाम है छाजय। देखिए यहाँ पे लिखा है CHAJ। तो इसका मतलब होता है जे से आप कर लीजिएगा झेलम, क्या हो जाएगा इससे झेलम, और CH से जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, चेनाब। तो चेनाब और झेलम के बीच का जो द्वाब होता है उसको कहते हैं छाछ। क्या कहते हैं, छाछ द्वाब कहते हैं। तो यहाँ तक तो ठीक हो गया है, क्योंकि उन्हीं का नाम लेकर के ही, कुछ लेटर लेकर के इसका द्वाब का नाम रख दिया गया है। इसी प्रकार चेनाब और रावी के बीच में भी एक है। तो चेनाब और रावी के बीच का जो द्वाब है उसका नाम है रचना। क्या नाम है, रचना। रचना मतलब रा से रावी और चेना से क्या हो जाएगा, चेनाब। तो रावी और चेनाब के बीच का जो द्वाब है उसका नाम है रचना द्वाब। इसी प्रकार रावी और ब्यास के बीच का जो द्वाब उसका नाम है बारी द्वाब। क्या नाम है, बारी।
बी ए से ब्यास और आर से रावी, यहाँ से इससे ब्यास हो जाएगा और इससे क्या हो जाएगा, रावी। तो कुछ नाम लेकर के ही बना है, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, आप आसानी से ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि यह द्वाब किसके किसके बीच में उपस्थित है। सिर्फ एक को याद करना पड़ेगा, सिंध सागर या थाल द्वाब। इसी प्रकार सतलज और ब्यास के बीच में भी एक द्वाब है, उसका नाम है बिस्त द्वाब। क्या नाम है, बिस्त, यानी ब्यास और सतलज। तो इस प्रकार सिंधु नदी और सिंधु की सहायक नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, कहाँ पर मिलती हैं, इनके बीच में कौन कौन से द्वाब हैं और इसमें कौन सबसे बड़ी सहायक नदी है, कौन सी दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है, इन सभी जो छोटे छोटे बिंदु थे उस पर हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। अब इसी को हम थोड़ा एक पीपीटी के माध्यम से भी दिखा देते हैं क्या है। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा और पॉइंट है कि जो हरिके बैराज है, यहीं से एक नदी नहर निकलती है, नदी नहीं बल्कि क्या निकलती है, नहर। और यह नहर राजस्थान के लिए जीवन रेखा का कार्य करती है, जिससे हम कहें राजस्थान का जो कृषि क्षेत्र में योगदान है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। तो यह उसके लिए वरदान साबित हुई है, जो कहाँ से निकलती है, हरिके बैराज से निकलती है। और बाद में देखेंगे कि इंदिरा नहर में सतत जलापूर्ति बनी रहे, इसके लिए ब्यास नदी पर एक बांध बनाया जाता है जिसका नाम है पोंग डैम। क्या नाम है, पोंग डैम। तो हम आगे देखेंगे कि पोंग डैम किस नदी पर बना है। तो पोंग डैम जो बनेगा इसी ब्यास नदी पर बनेगा। और क्यों बनेगा, क्योंकि जिससे इसके जल को ट्रांसफ़र कर दिया जाए इंदिरा नहर में, जिससे इंदिरा नहर का जलापूर्ति सतत बनी रहे। अब हम इसी से संबंधित कुछ हम कह सकते हैं कि स्लाइड के माध्यम से देख लेते हैं कि जिससे आपको पढ़ने में कोई असुविधा ना हो। इमेज तो दिखा दिया, अब इमेज की चीज़ों को ही यहाँ पर क्या कर दिया गया है, लिखित रूप में दे दिया गया है। जैसे सिंधु नदी तंत्र का प्रादेशिक जो क्षेत्र है, इसमें सबसे पहला ही है थाल द्वाब, हमने कहा जिसको कहते हैं सिंधु सागर। दूसरा है छाज, तीसरा है रचना, चौथा है बारी और पांचवा है बिस्त। फिर सिंधु की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है उसका नाम है चिनाब, जबकि दूसरी सबसे बड़ी जो सहायक नदी उसका नाम है सतलज। इसी प्रकार जो इसकी उत्पत्ति मानी जाती है सिंधु नदी की, उसके बारे में हमने कहा कि ट्रांस हिमालय में जो कराकोरम श्रेणी है उसी का जो एक्सटेंशन पार्ट है उसको कैलाश श्रेणी कहते हैं। और उसी कैलाश श्रेणी में एक झील है जिसका नाम है मानसरोवर झील, और उसी मानसरोवर झील के जिस स्थान से नदी निकलती है उसका नाम है सिंधी खबाब और गारतंग। तो वही है। फिर अगला है कि यह सिंधु नदी अपने सभी नदियों के जल को लेकर के आगे बढ़ती हुई अरब सागर में जाकर के पाकिस्तान के मकरान तट पर, ये जो तट है इस तट का क्या नाम है, मकरान तट है। इस मकरान तट पर आकर के क्या करती है, अपने जल का विसर्जन करती है। लेकिन कौन सा सागर है, अरब सागर है। तो यहाँ तक तो बातें आपको स्पष्ट हो गई हैं, इसमें कोई आपको असुविधा होनी नहीं चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इससे संबंधित जो एक एक प्रमुख नदियाँ हैं उन सभी प्रमुख नदियों पर हमको अध्ययन करना है। तो सबसे पहले अभी तक क्या था, ये सामान्य इंट्रोडक्शन है कि सिंधु नदी और सिंधु की सहायक नदियाँ कहाँ कहाँ से निकली हैं, कहाँ कहाँ पर मिली हैं, इनसे संबंधित कौन से महत्वपूर्ण जो द्वाब हैं वो कौन से हैं, कौन सी सबसे बड़ी सहायक नदी है, कौन सी सबसे छोटी सहायक नदी है, इन सभी छोटे छोटे बिंदुओं पर हमने डिस्कशन कर लिया है। अब हम सबसे पहले सिंधु नदी के बारे में समझेंगे कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, सिंधु की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, इसके अलावा इस 5 के अलावा और कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं उस पर डिस्कशन होगा। फिर झेलम पर होगा, चेनाब पर होगा, रावी पर होगा, ब्यास पर होगा और सतलज पर होगा। तो आज हम सिंधु नदी के बारे में थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, उसके बाद हम इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं उस पर डिस्कशन हम लोग दूसरे वीडियो में करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम सिंधु नदी के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि सिंधु नदी निकलती कहाँ से है और इसकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहला तो यही है कि जो सिंधु नदी है यह निकलती कहाँ से है, तो हमने पहले ही कहा है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय भी हिमालय श्रेणी का ही एक पार्ट है, जो हिमालय तंत्र है उसी का एक पार्ट है। और इस ट्रांस हिमालय का जो कैलाश
श्रेणी है वह कराकोरम का ही पार्ट है। तो उस कैलाश श्रेणी में एक झील है जिसका नाम है मानसरोवर झील, और उस मानसरोवर झील के जिस स्थान से यह नदी निकलती है उसका नाम है सिंधी खबाब और गारतंग। तो इन सभी बिंदुओं पर हमने पहले ही डिस्कशन कर लिया है, यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं है। अब यह नदी आगे बढ़ती है, तो आगे बढ़ने के क्रम में ये नदी देखिएगा इसका डायरेक्शन यही है, तो डायरेक्शन में आपको कभी कभी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यह नदी आगे बढ़ती है और आगे बढ़ने के क्रम में इसकी एक सहायक नदी आती है जिसका नाम है स्योक। क्या नाम है? स्योक। यह सिंधु की पहली सहायक नदी है जो किस तट से मिलेगी? अगर नदी इस डायरेक्शन में जा रही है तो आप देखिएगा यह राइट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा। तो यह स्योक नदी आकर के मिलती है और स्योक नदी जहाँ से निकलती है उसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर। तो ध्यान रखिएगा, यह सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है स्योक नदी। कहाँ से निकलती है? सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है और आकर के किस में मिलती है? सिंधु नदी में। और यह सिंधु नदी 2-3 दर्रों से होकर के गुजरती है। ये सब दर्रे हम हिमालय में पढ़ेंगे। आपको थोड़ी असुविधा लग सकती है कि ये दर्रे कहाँ हैं, कैसे हैं, लेकिन फिर भी हमें मान चल रहे हैं कि आपको इतना सामान्य समझ होगी कि सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है, जोजिल दर्रा कहाँ है, जाराला कहाँ है, चार्डिंगला है। ये सब ध्यान रखिएगा। हम कह सकते हैं या तो ट्रांस हिमालय के पार्ट हैं या तो ग्रेट हिमालय के पार्ट हैं जो जम्मू कश्मीर में है। तो इन्हीं दर्रों से होकर के गुजरती है और इसी में जो सबसे पहली एक सहायक नदी आके मिलती है उसका नाम क्या है? श्योक नदी। और यहाँ पर देखेंगे इसी श्योक नदी की एक सहायक नदी जिसका नाम है नुब्रा नदी। क्या नाम है? नुब्रा नदी। ध्यान रखिएगा, यह नुब्रा नदी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है जब भारतीय सैनिक को लेह से सियाचिन जाना होता है। तो भारतीय सैनिक लेह से सियाचिन जाने के लिए इसी नुब्रा नदी घाटी का सहारा लेते हैं, जिसके माध्यम से वह सियाचिन जाते हैं। और सियाचिन क्यों जाते हैं? क्योंकि आप देखें पहले ही मानचित्र में हमने कहा था दूसरे में कि जो सियाचिन है वहाँ पर एक दर्रा है जिसका नाम है कराकोरम दर्रा, और कराकोरम दर्रा अक्साई चीन और पीओके को आपस में क्या करता है? कनेक्ट करता है। तो भारत की वहाँ पर जो छावनी है सियाचिन में, भारत वहाँ पर बैठ करके दोनों देशों के बीच की जो आवाजाही है उसको मॉनिटर करता है और कंट्रोल करता है कि जिससे वो लोग कोई भारतीय टेरिटरी में इंटरफेयर ना कर सके। इसलिए सियाचिन हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। वो टॉप पे है। कहाँ पर है? टॉप पे है। तो यहाँ पर हम लोग जब लेह से सियाचिन जाते हैं, क्योंकि वहाँ का जो हम कह सकते हैं स्थलाकृति है काफ़ी ज़्यादा विषम है, तो वहाँ पर जाने का जो सबसे सीधा मार्ग है वो नदी बेसिन ही होती है। और वह कौन सी नदी बेसिन है? उसका नाम है नुब्रा। और नुब्रा जो नदी है यह स्योक की सहायक नदी है, जबकि स्योक किसकी सहायक है? सिंधु की सहायक है। और किस तट से मिलती है? दाएं तट से मिलती है। तो यह बातें तो स्पष्ट हो गई होंगी। और ध्यान रखिएगा, इसी स्योक नदी पर एक ब्रिज बना है, इसलिए स्योक नदी और चर्चा में है। उसका नाम है कर्नल चेवांग रिनचेन ब्रिज, जो आर्मी ने बनाया है और काफ़ी कम समय में बनाया है। काफ़ी महत्वपूर्ण ब्रिज है। तो ये बातें तो ठीक हैं। दूसरी जो इसकी सहायक नदी है उसका नाम है जास्कर। जास्कर एक श्रेणी भी है और जास्कर एक नदी भी है। तो जो जास्कर नदी है ये जास्कर रेंज से ही निकलती है, जो किधर से जाकर के मिलती है? लेफ्ट से जाकर के इस सिंधु नदी में मिल जाती है। तो इसके पहले वाले थोड़ा मानचित्र हम एक बार फिर से रिव्यू करा देते हैं जिससे आपको समझने में कोई असुविधा ना हो। हम पूरे फुल मानचित्र को दिखाते हैं जहाँ पर भारत का पूरा इमेज था। यहाँ पर जो इमेज है तो आप देख रहे हैं ये जो हिमालय का एक पार्ट है जिसका नाम है, जिसको हम कहते हैं ट्रांस हिमालय। यहाँ पे देखो है ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय है? ये ट्रांस हिमालय है। लेकिन ट्रांस हिमालय एक श्रेणी नहीं है। ट्रांस हिमालय में भी 3 पार्ट हैं। एक का नाम है कराकोरम, यहाँ पर है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कौन है? यहाँ पर है कराकोरम, यहाँ पर है लद्दाख और यहाँ पर है जास्कर। कौन है? जास्कर। तो जो सिंधु नदी है
वह सिंधु नदी इस जास्कर और लद्दाख के बीच से गुजरती है। ध्यान रखिएगा, ये कौन है? ये सिंधु है। और जो इसकी सहायक है जिसका नाम श्योक है, वो यहां से आती है। कहां से आती है? यहां से आती है। और इसी श्योक की जो सहायक नदी है उसका नाम क्या है? उसका नाम है नुब्रा। और ये कौन है? श्योक। तो इसी लद्दाख में है लेह डिस्ट्रिक्ट। कौन है? लेह। तो इस लेह से अगर आपको कराकोरम जाना है, जो यहां पर है, यहां पर ध्यान रखिएगा, सियाचिन यहीं पर है। तो अगर यहां से आपको लेह से, कहां, ये मान के चलो ये लद्दाख है, यहीं पे क्या है? लेह। और यहां से यदि आपको यहां पर जाना है तो किस नदी का सहारा लेना पड़ेगा? इसी नुब्रा नदी घाटी का सहारा लेना पड़ता है। और जो तीसरी हमने अभी नदी बताई जिसका नाम है जास्कर। क्या नाम है? जास्कर। तो हमने कहा ये कराकोरम है, लद्दाख और ये जास्कर। तो इसी जास्कर रेंज से जो नदी यहाँ पे आकर के मिलती है, इसका नाम क्या है? जास्कर नदी। तो शायद आपको इमेज स्पष्ट हो गया होगा। वैसे और स्पष्ट आ जाएगा जब हम हिमालय पढ़ेंगे तो, कि ट्रांस हिमालय का जो 3 पार्ट है उसमें कराकोरम, लद्दाख और जास्कर। कराकोरम उत्तर में है, लद्दाख उसके दक्षिण में, जास्कर सबसे दक्षिण में है। तो लद्दाख और जास्कर के बीच से ही सिंधु गुजरती है, जबकि इस लद्दाख और कराकोरम के बीच से श्योक गुजरती है। और इसी श्योक की सहायक है नुब्रा। और उसी नुब्रा के सहारे हम लोग लद्दाख के लेह से कहाँ जाते हैं? कराकोरम दर्रे के पास जो हमारा सियाचिन ग्लेशियर है वहाँ पर जाते हैं। क्यों जाते हैं? यहाँ पर हमारा मिलिट्री बेस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक तरफ है पीओके और एक तरफ है अक्साई चीन। तो अक्साई चीन और पीओके के बीच की जो कनेक्टिविटी है उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे लिए जो कराकोरम दर्रा है महत्वपूर्ण हो जाता है। और कराकोरम दर्रे पर निगरानी रखने के लिए हमें कहाँ पर जाना पड़ता है? सियाचिन ग्लेशियर पे, जो काफ़ी ऊंचाई पर है। तो वहाँ से मॉनिटर करते हैं इस कराकोरम दर्रे को, इसलिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो शायद आपको कुछ अस्पष्टता जरूर आ गई होगी कि जो सिंधु नदी है, उस सिंधु नदी की जो सहायक नदियाँ हैं, जिसकी सबसे पहले हमने कहा श्योक है, फिर उसी श्योक की जो सहायक है उसका नाम है नुब्रा, और जो अगले सहायक है उसका नाम क्या है? जास्कर। तो ये उसी का इमेज है और उसी पर हम डिस्कशन कर रहे हैं कि यहाँ पर इस सिंधु है और इसी सिंधु की सहायक है कौन? श्योक, जो कहाँ से निकलती है? सियाचिन से, लेकिन लद्दाख और कराकोरम के मध्य से गुजरती है। जबकि ये कहाँ से गुजरती है? अभी जब ने इमेज दिखाया है कि यह लद्दाख और जास्कर के मध्य से, और जबकि जास्कर से कौन निकलती है? जास्कर नदी निकलती है। यह नदी आगे बढ़ती है। एक नदी आकर के मिलती है, स्थानीय नदी है, छोटी है, जिसका नाम है सुरु नदी। क्या नाम है? सुरु नदी। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्यों? इसका फ्लो देख रहे हैं आप। बाकी नदियों का जो फ्लो है ईस्ट टू वेस्ट है, इसका फ्लो वेस्ट टू ईस्ट है। अन्य नदियों के फ्लो के अपोजिट आकर के सिंधु में मिलती है, इसलिए महत्वपूर्ण है। और ये कहाँ से निकलती है? इसी जम्मू कश्मीर में एक है, उसका नाम है देसाई पर्वत। तो देसाई पर्वत से निकलती है यह नदी, जिसका नाम है सुरु नदी। और इस पर एक प्रमुख डैम है जिसका नाम है चुटक डैम, और ये भी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। तो ठीक है, कोई विशेष यहाँ पे नहीं है, बस ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका फ्लो वेस्ट टू ईस्ट है, जबकि अन्य सभी का फ्लो ईस्ट टू वेस्ट है। नदी आगे बढ़ती है। एक पीओके, जो जम्मू कश्मीर वाला आप देख रहे थे अभी हिस्सा था, हमने कहा एक तरफ पीओके था, एक तरफ सियाचिन था। तो जो पीओके वाला हिस्सा है वहीं से एक नदी निकलती, उसका नाम है गिलगिट। क्या नाम है? गिलगिट। वैसे पाकिस्तान के अंडर में है में, लेकिन फिर भी यहाँ से एक नदी निकलती, उसका नाम गिलगिट। यह आकर के सिंधु में मिलती है। नदी आगे बढ़ती है। अब इसमें 3 नदियाँ प्रमुख रूप से आके मिलती हैं। एक अफगानिस्तान से नदी आती है, उसका नाम है काबुल। क्या नाम है? काबुल, अफगानिस्तान से आती है। और इस काबुल की सहायक नदी है स्वात। ध्यान रखिएगा, स्वात डायरेक्टली सिंधु की सहायक नहीं है, बल्कि कौन सहायक है? काबुल। और काबुल की सहायक कौन है? स्वात। यह नदी आगे बढ़ती है। अगली जो सहायक नदी आती है उसका नाम क्या है? कुर्रम। क्या नाम है? कुर्रम। लेकिन उससे पहले यहाँ पर भी एक छोटी सी नदी है जिसका नाम है सोहन नदी घाटी। आप जब एंशियंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसका नाम बार बार, जैसे सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी, तो इन सब बारे में हम चर्चा करेंगे। बेलन नदी घाटी के बारे में हम गंगा में जब पढ़ रहे थे
तमसा नदी जो मैहर के तमसा कुंड से निकलती है, उसी की सहायक नदी थी बेलन, वो हमने बता दिया है। तो यहाँ पर सोहन नदी जो है एक किसकी सहायक है? सिंधु की सहायक है। लेकिन किस तट से, ध्यान रखिएगा, दाएं या बाएं, तो आपको याद करना है। ये कौन सा आपका तट होगा? लेफ्ट तट होगा। कौन सा होगा? ये लेफ्ट है, और ये कौन सा है? राइट है। तो लेफ्ट से जास्कर आई है, सुरु आई है और सोहन आई है, जबकि राइट से कौन है? श्योक है, गिलगिट है, काबुल है, कुर्रम है। कुर्रम की सहायक कौन है? सोची, या इसी को तोची नदी भी कह देते हैं। फिर आगे बढ़ती है तो एक और प्रमुख नदी आती है, मतलब सहायक के रूप में, और उसका नाम कौन है? गोमल। और गोमल की भी दो सहायक नदियां हैं, एक का नाम है कुंदर और एक का नाम क्या है? झोव। तो इस प्रकार 5 प्रमुख सहायक नदियों के अतिरिक्त ये कुछ स्थानीय सहायक नदियां हैं जो सिंधु नदी में या तो दाएं तट से या बाएं तट से आकर के मिलती हैं और अपने जल का विसर्जन सिंधु नदी में करती हैं। और इनका कुछ खास स्थान भी है। यह काबुल अफगानिस्तान से आती है, जबकि ये दो नदियां पाकिस्तान से आती हैं। यह जम्मू कश्मीर के पीओके वाले एरिया से आती हैं, जो वर्तमान में पाकिस्तान के अंडर में है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं, यह सिंधु नदी और सिंधु की कुछ स्थानीय सहायक नदियाँ जो आगे बढ़ रही हैं, उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उस पर हमने चर्चा किया। और यह नदी आगे बढ़ती है, इसी मिठनकोट के समीप जो इसकी 5 नदियां हैं वो आकर के मिल जाती हैं, और नदी आगे बढ़ते हुए मकरान तट पर जो अरब सागर का पार्ट है वहाँ पर आकर के अपने जल का क्या करती है? विसर्जन करती है। तो इस प्रकार जो सिंधु नदी एक प्रमुख नदी है उसके बारे में हम लोगों ने सामान्य समझ स्थापित किया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, उस पर डिस्कशन करेंगे, और उससे संबंधित जो कुछ प्रमुख डेवलपमेंट हुए हैं उस पर भी हम लोग अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।